ओके, तो 7:30 बज चुके हैं और हमारा जो एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, ओके, एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है हमारा इस थर्ड चैप्टर में का, वो है कोनिकल पेंडुलम। करेक्ट। तो कोनिकल पेंडुलम के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि उसका जो मोशन रहता है वो किस तरह का रहता है। सो इस कोनिकल पेंडुलम में हमें सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब कि इस पेंडुलम को इस पूरा चक्कर मारने को कितना टाइम लगेगा। ओके, सो दैट इज द टाइम पीरियड। सो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो उसके लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है। You just have to remember this formula. Okay, the formula is T is equals to 2 pi under root h by g. Okay, so h is nothing but this height. Okay, and g is gravitational constant. So how to find out the value of h? It can be found out like h is equals to L cos theta. So you have to remember this formula only for conical pendulum. Okay, just write down the formula for time period of conical pendulum. And please tell me when you complete your writing. ओके, सो छोटा सा फॉर्मूला है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। नाउ वी विल जस्ट टेक दिस लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, नाउ example 3.8, an object of mass 50 gram moves uniformly along a circular orbit with an angular speed of 5 radian per second. If the linear speed of the particle is 25 meter per second, what is the radius of the circle? Calculate the centripetal force acting on the particle. Now यहाँ पे हमें दिया क्या क्या गया है देख लीजिए। यहाँ पे हमें मास दिया गया है, मास इज गिवन। आफ्टर दैट द एंगुलर स्पीड भी दी है, दैट इज ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड, दैट इज 5 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, एंड linear speed is also given. So linear speed of that particle is 25 meter per second. Okay, so these three quantities are given, and what they have asked us, they have asked us to calculate the radius of that circle. Okay, मतलब जिस सर्कुलर पाथ में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है रेडियस को और फोर्स को। तो अगर आपने वो मैंने जो फॉर्मूलाज लिखा के दिए हैं उसका अगर आपने स्टडी किया है, उसको रिवाइज किया है, तो यू विल फाइंड द आंसर इन लाइक ब्लिंक ऑफ आई। मतलब बहुत ही जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। देखो किस तरह से, द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड आर रिलेटेड बाय v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आर। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको लिख के नहीं दिया है। v इज फॉर लीनियर स्पीड and w is for angular speed and r is the radius. Okay, so ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। आप इस फॉर्मूला को हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड रेडियस। ठीक है, सो इस तरह का हेडिंग डाल के आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, v is equals to omega r. So this formula shows the relation between linear speed, एंगुलर स्पीड एंड रेडियस। ओके, सो हमारे पास लीनियर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड भी है, और हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड आवर रेडियस इज 5 मीटर। ये कैलकुलेशन मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बराबर, आपने फॉर्मूला लिख लिया है और किस तरह से रेडियस फाइंड आउट करनी है ये भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन अभी जो नीचे फॉर्मूला है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। ओके, एक्चुअली एम ए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। बराबर, बट एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज v square by r. Okay, so the formula for force is going to be mv square by r. So m की वैल्यू यहाँ पे 0.05 है। वैसे तो हमें 50 ग्राम्स दिया गया है, लेकिन when we are taking the units in SI unit, like meter is a SI unit, correct? So we have to take
द मास इन ऐसा यूनिट ऑल्सो, ओके, मतलब वो किलोग्राम में हमें लेना पड़ेगा. सो 0.0 kilogram is equals to 50 grams. So that's why we take 0.05 here, and 25 square, that is linear speed or linear velocity, and sorry, speed, and 5 is the radius. So 6.25 Newton is the centripetal force acting on that object. Okay, so इसी तरह से आपको फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, और उनको आपको सॉल्व करना है. ज्यादा हार्ड टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द फॉर्मूलाज एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन यू एंड वी. यू और वी को हमने किस तरह से यूज किया है और किस तरह से फॉर्मूला में यूज करना है, इसको यूज टू हो जाइए. कोई फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, थर्ड चैप्टर के कोई भी फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, सो प्लीज पुट इन द गूगल क्लासरूम. ठीक है. सो विद दिस, ये एक एग्जांपल बचा है, सॉल्व एग्जांपल. सो आई लीव दैट एग्जांपल फॉर यू. यू प्लीज ट्राई एट होम. देखिए किस तरह से कुछ कुछ कंसेप्ट आपको रिकॉल करने पड़ते हैं. मतलब कि आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आएगा कि मुझे इस कंसेप्ट को यूज करना है. सो दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू इंटेंशनली. ठीक है. सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है घर पे. अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा. अभी हम जाएंगे नए चैप्टर पे. सो नया चैप्टर हमारा कौन सा है? दैट इज electrostatics. Let me just open that chapter. Okay, just give me a minute. Okay, just another minute. Okay, so here it is. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो आने वाले लेक्चर में, फ्यूचर लेक्चर्स में, मैं आपके 10 से लेके 14 चैप्टर लूंगा. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके सेमीकंडक्टर के जो चैप्टर्स है वो मैं ले लूंगा, और आपके जो बाकी के चैप्टर्स है फ्रॉम चैप्टर 4 टू चैप्टर 9 संतोष सर आपको पढ़ाएंगे. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन. Electrostatics deal with static electric charges, the forces between them, and the effect produced in the form of electric fields and electric potentials. We have already studied some aspects of electrostatics in earlier standards. In this chapter, we will review some of them and then go on to study some aspects in detail. Okay. So what exactly means electrostatic? Electrostatic is nothing but study of static electric charges, मतलब the charges that are not moving. ठीक है. So जो charges move नहीं हो रहे हैं उनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? We have to learn about the forces between them. मतलब एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, बराबर. सो उन फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है. एंड देन द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स तैयार होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स तैयार होते हैं. सो वी हैव टू स्टडी देम in this chapter. So one thing we have to remember that we are not dealing with the moving charges in this chapter. मतलब इस चैप्टर में हम मूविंग चार्जेस के साथ में नहीं डील कर रहे हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में. नाउ the current electricity which plays a major role in our day to day life is produced by moving charges. So we all know that. Okay. So current जो है वो दो टाइप के करंट रहते हैं, जैसे कि आपको पता रहेगा. ठीक है. एक करंट रहता है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है. सो उसे क्या कहते हैं? द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या कहते हैं उसे? डू यू नो? द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव.
are present everywhere around us, though their presence can only be felt under special circumstances. For example, when we remove our sweater in winter or on a dry day, I'm not audible. Is it really? Am I audible now? Okay. Okay. सो इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट. इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है. ओके, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है. सो नेगेटिव से करंट शुरू हो रहा है और पॉजिटिव पे जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट, बिकॉज इट इज ऑफ, बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग because of electrons. Okay, and that current that has been assumed to be flowing from positive to negative terminal is called conventional current, and this current is electron current. Okay, so this is the difference between the electron current and conventional current. Now similarly, the lightning that we see in the sky is also due to the flow of large amount of electric charges that develop on the clouds due to friction. So you may have observed some kind of charges, like when we remove our sweater in winter season. Okay, so we see some small spark kind of a thing. Okay, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे झटका लगता है ना. So that is because of the friction between our body and that sweater. So the charges are being generated there. ठीक है, so उसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है. Now electric charges, historically opposite electric charges were known to the Greeks in 600 BC. देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन है वो लेट 70s में या फिर अर्ली 80s के दरमियान हुआ है, लेकिन जो चार्जेस है दे वर नोन टू ग्रीक्स इन 600 BC. मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का जब इन्वेंशन हुआ उससे लगभग 2300 years before, these kind of charges were known to Greeks. So they realized that equal and opposite charges develop on amber and fur when rubbed against each other. ठीक है, so equal मतलब अगर हम कोई दो सरफेस को रब करते हैं, so equal and opposite charges will be developing on those surfaces. Like positive charge will develop on one surface and negative charge will develop on other surface, and the magnitude of both the charges is going to be equal. Okay, now we know that electric charge is a basic property of elementary particle which matter is made of. Now every matter is made of some kind of elements. Okay, and every element is having electron as its base. So these elementary particles are proton, neutron and electron. So these three are basic particles of any material or matter. Okay, now atoms are made of these particles and matter is made from atoms. A proton is considered to be positive, everybody knows that. Electron is negatively charged and neutron is electrically neutral, so that it has no charge. An atomic nucleus is made of proton and neutrons, and hence it is positively charged, and negatively charged electrons surround the nucleus so as to make an atom electrically neutral. Thus most matter around us is electrically neutral. So we all know that every मतलब किसी भी मैटर का जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज एटम, और एक एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल. Also the number of electrons and number of protons in an atom are equal, and the number of neutrons does not matter because they are neutral in charge, so they do not take place in the electrical properties of that particular material. So almost every matter around us is electrically neutral. मतलब किसी भी मैटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल ही है. ठीक है, so we have 4 diagrams here. See, this is the first diagram. Just observe the diagram, second diagram, third diagram and fourth diagram. ठीक है, so इसके बारे में हम next paragraph में पढ़ेंगे. Let us see. So this is insulated conductor. First diagram is for insulated conductor. Okay, this one. Just let me just zoom out so that you will be
able to see properly. So the second diagram is positive charge is neutralized by electron from the earth. So positive charge is neutralized by electron from earth. Earthing is removed, negative charge still away on the conductor due to positive charged rod. Rod removed, negative charge is distributed over the surface of the कंडक्टर. सो एक्चुअल में इन चार फिगर में हमें बताना क्या चाहते हैं वो हम इस पैराग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ व्हेन सर्टेन डिसिमिलर सब्सटेंसेस लाइक फर एंड amber or comb and dry hair are rubbed against each other, other positive electrons get transferred to the other substance, making them charged. The substance receiving electrons develop a negative charge, while the other is left with an equal amount of positive charge. This can be called charging by conduction, as charges are transferred from one body to another. Charges can be separated by other means as well, like chemical reactions in cells, convection in clouds, and diffusion in living cells. Okay, now if an uncharged conductor is brought near a charged body, now what happens, let us see. So हमने यहाँ पे जो है चार्ज कंडक्टर की बात की, मतलब अगर ड्राई हेयर और कोम की बात करें, सो कोम में कुछ चार्ज प्रोड्यूस होगा और उसके ऑपोजिट इक्वल चार्ज हमारे हेयर में प्रोड्यूस होगा. सो वो किस तरह से होता है, दिस इज सिमिलर काइंड लाइक आयोनाइजेशन प्रोसेस. मतलब आयोनाइजेशन में कैसा होता है कि किसी तो भी एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है और दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है. सो उससे क्या होता है कि वो जो सेकंड एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और फर्स्ट एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है. सो दीज चार्जेस आर opposite but they are equal in magnitude. ठीक है. So when an uncharged conductor is brought near the charged body, not in physical contact, the nearer side of the conductor develops opposite charge to that of a charged body, and the far side of the conductor develops charges similar to that of the charged body. Now इसको हम इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो बॉडी है, the first body, दिस इज चार्ज बॉडी. ओके, दिस इज चार्ज बॉडी. इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हमने लाया एक अनचार्ज बॉडी के पास में. मतलब अनचार्ज बॉडी यानी कि ये भी कोई मेटल ही मान के पकड़ लीजिए. ठीक है. सो अगर दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, दे आर जस्ट लाइक साइड बाय साइड, सो द पॉजिटिव चार्ज हियर एंड दिस बॉडी इज एक्चुअली uncharged, but when it comes near to the charged body, then negative charges are gathered here. देखो ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ये चार्जेस, these charges are not are being produced, they are already present in that body, but they will just gather to this end. okay, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस उस एंड को जमा हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे, और जो ऊपर के भी पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे. अभी ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इस कंडक्टर के अंदर और इस बॉडी के अंदर, व्हेन देयर इज नो एनी चार्ज्ड बॉडी सराउंडिंग इट. ठीक है. मतलब ये जो कंडक्टर है दैट इज वी कैन से एट न्यूट्रल स्टेट. ठीक है. सो जब चार्ज बॉडी इसके नजदीक आएंगी, सो ऑपोजिट चार्जेस विल कलेक्ट एट दिस एंड एंड द लाइक चार्जेस, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सो पॉजिटिव चार्जेस विल डेवलप एट द अदर एंड, और इंस्टेड ऑफ सेइंग डेवलप आई वुड लाइक टू से गैदर. ओके, नाउ लेट्स रीड फर्दर. This is called induction. This happens because the electrons in a conductor are free and can move easily in the presence of charged body. This can be seen from figure 10.1. okay, so if electrons कैसे हैं यहाँ पे free है, so they can move accordingly. Positive charges will attract negative electrons, so that they are free to gather in this side of the body. Now see here, positive body or positive charged body is
near this uncharged body, so negative charges gather here and positive charges will go to the ground or we can say earth. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया है, इस बॉडी को ग्राउंड कर दिया है, मतलब इस बॉडी में भी कौन से चार्जेस रहेंगे, ओनली नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर इन दिस बॉडी. नाउ फॉर द थर्ड वन, अर्थिंग इज रिमूव्ड, negative charge still stays on the conductor due to पॉजिटिव चार्ज रॉड. सो अभी हमने अर्थिंग निकाल भी दी तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको इस पॉजिटिव चार्ज ने बांध रखा है वहीं पे. एंड इन द लास्ट फिगर, रॉड रिमूव्ड, नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. नाउ सी, जो वो चार्ज था यहाँ पे गैदर हुआ था अपर साइड में इस बॉडी के, लेकिन जैसे ही हम वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी निकाल देंगे, सो दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस होल बॉडी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर से. ठीक है, सो इतना समझ में आया आप लोगों को, ये चार फिगर जो मैंने समझाए. ओके, चलो ठीक है. नाउ a charged body a charged body attracts or repels electrons in a conductor depending on whether the charged body is positive or negative respectively. Positive and negative charges are redistributed and are accumulated at the ends of the conductor near and away from the charged body. From the above discussion, it can be inferred that there are only two types of charges found in nature, namely positive and negative charges. Okay, there are only two types of charges. In induction, there is no transfer of charges between the charged body and the conductor. So when the charged body is moved away from the conductor, the charges in the conductor are free again. So देखिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गैदर तो हुए, लेकिन दिस वाज नॉट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब वो जो दो बॉडीज थी, दे वर नॉट इन अ फिजिकल कांटेक्ट, सो इट वाजंट द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, इट वाज इंडक्शन. मतलब क्या कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो रहता है, that was the property that was acting there. ठीक है, so when the charged body is removed from the contact of uncharged body, so the charges are again free and they will be distributed in that uncharged body. Okay, now let me just zoom it out. Okay, basic properties of electric charge. Now what are the basic properties of electric charge that we will see? Additive nature of charge. Electric charge is additive, similar to mass. The total electric charge on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. Now, it may be pointed out that while taking the algebraic sum, the sign positive or negative of the electric charges must be taken into account. Thus, if two bodies have equal and opposite charges, the net charge on the system of the two bodies is zero. So this is similar to that in case of atoms, where nucleus is positive charge and this charge is equal to the negative charge of the electrons, making atom electrically neutral. So suppose we want to calculate a charge present on a body. So ठीक है, so total charge क्या रहेगा? Total charge will be summation of all the charges present, मतलब जितना positive charge present है, जितना negative charge present है, उन सबका जो summation है, that will be the total charge present in that particular body. So when we take the positive charge, we have to take positive sign for that charge, and for the negative charge we take negative signs. Okay, the negative sign. So normally अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, सो दैट टोटल चार्ज जो हम बोलेंगे दैट विल बी जीरो, मतलब उस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं. लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन these both charges are equal, that's why the total charge is zero. Okay, similarly, like an atom is electrically neutral because of number of electrons and number of protons are equal. So similarly, the total charge concept is like that only. Okay,
Now, it is interesting to compare the additive properties of the charge with that of mass. So हमने जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसका कंपैरिजन किया था विद द मास, मतलब अगर कोई भी दो बॉडीज है, सो लेट अस सपोज एक बॉडी का मास है x, सेकंड बॉडी का मास है y, सो टोटल मास विल बी x plus y ऑब्वियसली, बराबर. सो similarly we can add charges also, but there is a interesting comparison, or we can say differences that are there. So what are those? Let us see. So the first comparison point is the masses of particles constituting an object are always positive, whereas the charges distributed on different parts of the object may be positive or negative. So as we know, mass is going to be always positive, isn't it? Mass is never negative, but the charges can be positive or negative. It can be of both the polarities. Now the total mass of an object is always positive, whereas the total charge on the object may be positive, zero or negative. So टोटल मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं रहेगा अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, या फिर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं. सो देयर वोंट बी एनी कंडीशन एट विच द मास इज गोइंग टू बी जीरो. ओके, मास कभी भी जीरो नहीं होगा या फिर नेगेटिव नहीं होगा. it will be always positive, but not in the case of charges. Charges may be positive, zero or negative as well. Okay, now quantization of charges. So quantization of charges is what? Let us see. The minimum value of charge on an electron as determined by Millikan's oil drop experiment is E is equals to 1.6 into 10 raised to the power 19 coulombs. So write down this value. This is the charge on an electron, okay, in coulombs. Write down this value. E is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. This is going to be very useful for us in upcoming chapters as well as this chapter. Have you written it? (1.6 into 10 raised to the power minus 19). Okay, now this is called elementary charge. Here C stands for coulomb, which is the unit of charge in SI unit. So coulomb is the unit of charge in SI system. So unit of charge is defined in article 10.4.3. Since protons positive and electrons negative are charged particles constituting matter, the charge on an object must be integral multiple of plus or minus E. Q is equals to plus or minus NE, whereas N is an integer. So इसका मतलब क्या होता है देख लो. मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के मान लीजिए दो ही एटम्स है. I am having an object having two atoms only, which is practically not possible. For instance, let's consider this. Okay, now वो जो मेरे एटम्स है उन एटम्स में भी मान लीजिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन है. वन इलेक्ट्रॉन इज देयर. ओके, वन इलेक्ट्रॉन इज देयर इन ईच एटम. सो एक्चुअली आई हैव टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ठीक है, सो मेरा जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? 2 multiplied by 1.6 into 10 raised to the power 19 रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सो n की वैल्यू 2 है. सो जो टोटल चार्ज आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा? दैट इज गोइंग टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ दिस वैल्यू. मतलब n की वैल्यू कुछ भी रहने दीजिए, 2, 10, 100, lakh, crore, whatever it is, but the charge will be in multiple of this value only. Okay, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? Did you understand what I say? Yes. Okay, now further, charge of an object can be increased or decreased in multiples of E. So whether if you want to increase the charge on a particular body or object, or you want to decrease, it can be or it should be decreased
in multiples of E only. Okay, so it is because during the charging process an integral number of electrons can be transferred from one body to other body. This is known as the quantization of charges or discrete nature of charge. So why it is called quantization of charge or discrete nature of charge? So अगर आप देखेंगे, so let us suppose this charge is not 1.6 into 10 raised to the power 19. For an instance, let us say the charge E is equals to 1.5. okay, E की वैल्यू क्या है? 1.5 है. so अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दैट इज गोइंग टू बी 15 कूलम चार्ज, इजंट इट? 15 कूलम चार्ज रहेगा. मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं क्वांटाइजेशन समझाने के लिए. लेकिन 15 कूलम चार्ज जो है दैट इज इन अ क्वांटाइज्ड मैनर. मतलब अगर मैं चार्ज को कम भी करना चाहूं, अगर मुझे 10 कूलम चार्ज करना है, मतलब डिक्रीज करके मुझे चार्ज को 10 कूलम करना है, सो मैं नहीं कर पाऊंगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू डिक्रीज इन मल्टीपल्स ऑफ ई. मतलब मैं एक यूनिट से चार्ज डिक्रीज करता हूं तो मेरा चार्ज बचेगा 13.5, उसके बाद में बचेगा 12, उसके बाद में बचेगा 10.5. मतलब या तो मेरा चार्ज 10.5 आएगा या फिर 9 आएगा, 10 नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? सो दिस इज क्वांटाइजेशन. मतलब कि जो चार्ज है वो एक स्टेप में ही कम किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है. एंड दैट स्टेप साइज और द स्टेप वैल्यू इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So this is called as quantization of charge or discrete nature of charge. Now please tell me whether you understand the quantization of charge or not. Okay, no problem. I will repeat. See, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 1.6 into 10 raised to the power 19. ठीक है, दिस इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन. मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज रहता है लेकिन वो रहता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन्स है या फिर 3 प्रोटॉन्स है, तो चार्ज कितना रहेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू. okay, or 3 electrons, so 3 multiplied by this value, that is going to be magnitude of that charge. But अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1.6 into 3 कर दीजिए, 16 1 16, 16 2 32 and 46, मतलब 4.8 into समथिंग मेरा कुछ चार्ज आएगा. बराबर, 4.8 into 10 raised to the power 19 ये मेरा चार्ज आएगा फॉर 3 प्रोटॉन्स. ओके, नाउ 4.8 की जगह अगर मैं बोलूंगा कि मुझे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 19 चार्ज करना है, मतलब कम रिड्यूस करना है मुझे चार्ज, लेकिन मैं 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 19 ये चार्ज नहीं बना पाऊंगा. क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेप साइज है, मतलब या तो मुझे एक, मैं इलेक्ट्रॉन को बीच में से तो नहीं काट सकता ना, हाफ में से नहीं काट सकता. आइदर आई हैव टू रिमूव वन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, सो 1.6 into 10 raised to the power minus 19 इतना सारा चार्ज कम हो जाएगा डायरेक्टली. किससे? 4.8 into 10 raised to the power 19 से. समझ में आ रहा है? सो मतलब कि हमारे जो टेबल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल या टेबल समझ लीजिए कि आपको अगर बोला जाए कि 16 का टेबल, लेट अस सपोज 16 का टेबल तो बहुत बड़ा होगा, 4 का टेबल लिख लीजिए. 4 1 4 8 12 16 20, और आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, सिर्फ 4 ऐड करना है या फिर कम करना है, और आपको वैल्यू लानी है 17. आई एम टॉकिंग अबाउट 17. वेदर इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. बराबर, पॉसिबल है ही नहीं. वेदर वी कैन गेट वैल्यू ऑफ 16 और वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 20. 17 is not possible in the table of 4 because the step size is 4. Correct? So similarly for charges the step size is this. ये समझ लीजिए कि ये जो है एक टेबल है चार्जेस का, मतलब वन, और उसका जो पहला नंबर है दैट इज 1.6 into 10 raised to the power 19. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को हम कट नहीं कर सकते ना बीच में, वी हैव टू आइदर ऐड और रिमूव अ कंप्लीट एलिमेंट और द proton or electron, correct? So the discrete nature of electric charge is usually not observable in practice. It is because of the magnitude of elementary electric charge. E is extremely small. Due to this, the number of elementary charges involved in charging an object becomes extremely large. Suppose, for example, when a glass rod is rubbed with silk, a charge a charge of the order 1 microcoulomb appears on the glass rod on silk. Since elementary charge E is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 C, the number of elementary charges on the glass rod of silk is given by. Now see, मान लीजिए कि अगर कोई हम जो ग्लास रॉड है वो सिल्क पे रब कर रहे हैं और वहां पे कितना चार्ज फॉर्म हो रहा है, चार्ज फॉर्म हो रहा है लेट अस सपोज 10 रेज़ टू द पावर 6, लेकिन एक चार्ज की या फिर एक पार्टिकल की वैल्यू क्या है 1.6 into 10 raised to the power 19. So the number of elementary charges on the glass rod are this much. मतलब टोटल चार्ज को क्या कर दिया हमने, एक चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दिया. So we got the number of elementary charges on the glass rod. Since it is tremendously large number, the quantization of charge is not observed and one usually observes a continuous variation of charge. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 के टेबल में 17 आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज ओनली अ कंसेप्ट, ओके, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली रिलायबल. मतलब कि हम चार्जेस के साथ जैसे कि मैंने बोला 4.8 से अगर मुझे 4.0 चार्ज बनाना है, सो आई कैन मेक विद सम टेक्निक्स. ओके, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन प्रेजेंट, how much negative and positive charge is present in 1 gram of water, how many electrons are present in it, given molecular mass of water is 18 gram. Okay, now molecular mass is given, and what they have asked us, they have asked us to calculate the positive charge as well as negative charge of in 1 gram of water. 18 gram of water दिया है, लेकिन 1 gram of water का हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है. टोटल उसमें कितना है और उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 gram of water. Now molecular mass of water is 18 grams. That means the number of molecules in 18 grams of water is 6.02 into 10 raised to the power 26. अभी जो आपका 6th चैप्टर है इसमें आपको ये कन्वर्जन समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज एवोगाड्रोस नंबर, ऐसा कुछ तो भी कंसेप्ट है. सो उसकी मदद से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास. फॉर दिस केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.02 into 10 raised to the power 23. ये आपको कंसिडर कर लेना है. ओके, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 gram of water. अभी ये जो this much number of molecules are present in 18 gram of water. So when we want 1 gram of number of electrons in or number of molecules in 1 gram of water, so we have to divide it by 18. तो हमें क्या मिल जाएंगे, number of molecules in 1 gram of water मिल जाएंगे. Now 1 molecule of water H2O contains 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom. Thus the number of electrons in H2O is sum of number of electrons in H2 and oxygen. There are 2 electrons in H2 and 8 electrons in oxygen. So एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 रहेंगे. H हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्सीजन का 1 एटम है सो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सो 2 + 8 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर कितने रहेंगे. सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. सो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी विल गेट दिस मच ऑफ what are these are electrons. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे in 1 gram of
water. Okay, 3.34 into 10 raised to the power 23, इतने सारे मिल जाएंगे हमें. नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू, अभी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, 3.34 into 10 raised to the power 23. These are number of let us suppose electrons or protons. The number of protons and electrons is same, so we can take any one of them multiplied by charge on a proton. So 1.6 into 10 raised to the power minus 19 multiplied by this value, so 5.35 multiplied by 10 raised to the power 4 coulombs. So this is positive charge present in 1 gram of water, as well as this is negative charge present in 1 gram of water. मतलब इतना चार्ज रहता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. This is positive charge is balanced by equal amount of negative charge, so that the water molecule is electrically neutral. So ये एग्जांपल आपको समझ में आया, और shall I repeat it? Okay, good. Now this do you know section is for you. You can read this at home. Okay, now conservation of charge. What is conservation of charge? Let us see. We know that when a glass rod is rubbed with silk, it becomes positively charged and silk becomes negatively charged. The amount of positive charge on glass rod is found to be exactly the same as negative charge on silk. Thus the system of glass rod and silk together possesses zero net charge after rubbing. मतलब कि अगर उस ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज फॉर्म हो रहा है, सो उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो सिल्क पे प्रोड्यूस होगा. एंड समेशन ऑफ बोथ दिस चार्जेस, मतलब रॉड पे जो चार्ज है वो चार्ज, और सिल्क पे भी जो चार्ज है, उन दोनों के अगर हम समेशन करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है. सो रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज्ड एंड वी कैन से दैट in any given physical process, charges may get transferred from one part of the system to another, but the total charge in the system remains constant. मतलब जब फिजिकल रबिंग हो रही है उन दो एलिमेंट्स की या फिर ऑब्जेक्ट्स की, सो उसमें क्या हो रहा है, नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है. मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है. सो द टोटल चार्ज विल रिमेन सेम. मतलब यहाँ से कुछ चार्ज वहां पे चला गया, लेकिन द टोटल नंबर ऑफ चार्ज or the total charge is constant, it is not changing. So for an isolated systems, total charge cannot be created or nor destroyed. मतलब चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है. इन सिंपल वर्ड्स, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. Now forces between charges. So it was observed in carefully conducted experiments with charged objects that they experience force when brought close, not touching to each other. This force can be attractive or repulsive, like charges repel each other and unlike charges attract each other. So we know this concept regarding magnet. हमें मैग्नेट के बारे में पता है कि N और S पोल अगर पास में आ जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और N और N या फिर लाइक पोल्स, सिमिलर पोल्स नजदीक आ जाएंगे, सो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर. सिमिलर कंसेप्ट इज हियर आल्सो. If the like charges are put together, then they will repel each other, and if the opposite charges, okay, or unlike charges are put together, then there is a force of attraction between them. Now we have to calculate that force, whether it is a force of attraction or repulsion. Let us see. Now figure 10.2 describes this systematically. This is a reason for charging by induction as described in section 10.2 and फिगर 10.1. सो ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा. नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहेगा, सो इट विल बी रिपल्शन. ओके, सो इन द बोथ द केसेस there is a repulsion. Now what is Coulomb's law? So what we want to calculate, we want to calculate forces between charge. मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है.
सो इनमें जो चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वॉट एवर इट इज, so we have to calculate that charge. Okay, now how we can calculate? So Coulomb has given one law. Now what, let us learn what that law is all about. Now the electric interaction between two charged bodies can be expressed in terms of force they exert on each other. Now, Coulomb made the first quantitative investigation of force between electric charges. He used point charges at rest to study the interaction. A point charge is a charge whose dimensions are negligibly small compared to its distance from another body. Coulomb's law is fundamental law governing इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट. सो कुलम्स लॉ जो है वो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉ है व्हेन इट कम्स टू द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस. ओके, नाउ what exactly that law is, let us study scalar form of Coulomb's law. So scalar form, we will see the force of attraction of or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the distance between them. Okay, directly proportional किसके है? Multiplication of their magnitudes. Let q1 and q2 be 2 point charges at rest with respect to each other and separated by a distance r. The magnitude f of the force between them is given by, so q1 and q2, these are two charges, so the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to multiplication of their magnitudes and indirectly or inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them, this is also very important term. So f is directly proportional to q1 multiplied by q2 and f is inversely proportional to r square, where r is the distance between these two charges. Let us suppose these two charges are here, q1 and q2, and this is a r. Okay, this is a distance between them. So we can make one formula, that is f is equals to k divided by q1 by q2, q1 multiplied by q2 divided by r square. So this is the formula, and k is the constant of proportionality. Its magnitude depends on the units in which f, q1 and q2 are expressed and also on properties of medium around the charges. So q जो है वो constant of proportionality है, and इसका जो magnitude है that will be depend on the units of force and the charges and the distance. मतलब वो ये तीन quantities किस यूनिट में डिस्क्राइब की गई है, डिपेंडिंग ऑन दैट we can describe the unit of k. Now the force between the two charges will be attractive if they are unlike. Okay, one positive and one negative. The force will be repulsive if the charges are similar, both positive or both negative. So here you can see these two are unlike charges, so the force is attractive force, and here the force is repulsive force. Similarly for this diagram also, third diagram also. Now the next and the last topic for today's session
I hope I'm audible now. Okay. Now our last topic is relative permittivity or dielectric constant. So while discussing the Coulomb's law, it was assumed that the charges are held stationary in vacuum when the charges are kept in a material medium such as water, mica, or paraffin paper. The medium affects the force between the charges. The force between two charges placed in medium can be written as. Now जब हम Coulomb's law का statement define कर रहे थे, then we were assuming that both the charges are placed in vacuum. Okay, but when we keep uh, these two charges in medium like water, mica, or any other medium or material, then the force will change. Okay, मतलब वो force same नहीं रहेगा जैसे कि वो vacuum में था. There will be some change in that force. So how we can differentiate that change? Now we have one formula for that. Okay, F medium is equals to 1 by 4 pi epsilon q1 multiplied by q2 divided by r square. तो देखिए अभी वो जो हमारा k था ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो दैट इज दिस, मतलब k की जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू, सॉरी 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन. सो ए एप्सिलॉन क्या है ये भी हम देखेंगे. ओके, नाउ सो दिस इज फॉर अ मीडियम. सो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है दैट ओनली चेंजेस, मतलब अगर हमने कोई मीडियम चेंज कर दिया सो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और अकॉर्डिंगली ये जो फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो कि मीडियम किस तरह से अफेक्ट करेगा द फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस. मतलब वो जो मीडियम है that can affect with the help of epsilon only. एप्सिलॉन की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग रहेगी. सो हर एक मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू जो है वो भी अलग रहेगी. Q1 Q2 की वैल्यू सेम ही रहेगी, R की भी वैल्यू सेम रहेगी, 4 पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है. सो एप्सिलॉन की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे. ओके, नाउ where E or epsilon, sorry this is not E, this is actually epsilon, where epsilon is called the absolute permittivity of the medium. Now remember this term, absolute permittivity of the medium. The force between the same two charges placed in free space or vacuum at distance is given by. Now सेम चार्जेस है, वही चार्जेस है, उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन अब वो जो चार्जेस है वो किसी मीडियम के अलावा हमने कहां पे रख दिए हैं, वी हैव केप्ट दोस चार्जेस इन vacuum. So this will be the formula. Force in a vacuum will be 1 by 4 pi epsilon 0 q1 multiplied by q2 divided by r square. मतलब वैक्यूम के लिए अगर हम जब फोर्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे सो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन वी विल डिनोट इट बाय एप्सिलॉन 0. मतलब कि हमें समझ में आएगा कि वी आर defining that force in vacuum. Okay, now this is our first equation, or this is second equation, and the earlier equation is let us suppose first equation. Okay, what we are doing, we are just dividing force in vacuum divided by force in medium. so यहाँ पे क्या है, ये सेम है तो ये कट जाएगा बराबर, ये 4 पाई है तो 4 पाई भी कट जाएगा. सो बचेगा क्या, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. सी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. सो एप्सिलॉन इज व्हाट, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जैसे कि मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी. और एप्सिलॉन 0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ठीक है, so the ratio epsilon by epsilon 0 is the relative permittivity or dielectric constant of the medium, and it is denoted by ER or K, epsilon R और K. रिलेटिव परमिटिविटी में और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में डिफरेंशिएट करना सीखिए. ठीक है, यही मेरा पॉइंट था, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको बताने का. ठीक है, नाउ absolute permittivity, sorry, relative permittivity epsilon r is equals to epsilon divided by epsilon 0. So it is nothing but the force in vacuum divided by force in medium. Thus epsilon 0, sorry, epsilon r is the ratio of absolute permittivity, this one, of a medium to the permittivity of free space. मतलब vacuum को हम free space भी
कह सकते हैं, ठीक है। सो एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. एप्सिलॉन जीरो इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 point charges placed in certain distance apart in free space or vacuum to the force between the same 2 point charges placed at the same distance in the given medium. Epsilon r is the dimensionless quantity. So जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, that is dimensionless quantity. It do not have any dimension, okay, rather it is just a constant. Now epsilon zero is called a specific inductive capacity as well. मैं एप्सिलॉन जीरो फिर से बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं एप्सिलॉन आर की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज also called as specific inductive capacity and also called as dielectric constant also. मतलब हम एप्सिलॉन आर को कितने नाम है? 3 नाम है. फर्स्ट वन इज द रिलेटिव परमिटिविटी, सेकंड वन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड द थर्ड वन इज स्पेसिफिक inductive capacity. The force between 2 point charges q1 and q2 placed at a distance r in a medium of relative permittivity er is given by. Now see, अगर हमें कोई दो फोर्सेस दिए गए हैं, डिस्टेंस दिया गया है और एक मीडियम दिया गया है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इज गिवन, सो व्हाट वी विल डू, we will take epsilon 0 as well as epsilon r, because epsilon r is epsilon divided by epsilon 0, so they will cancel out, or yes, they will cancel out each other, and epsilon is remaining here for that medium, and we will get the force between these two quantities, okay, or these two charges. Now for water, epsilon r is equals to 80. For water, epsilon r is equals to what? 80. Force in vacuum divided by force in water is equals to 80. So force in water is equals to force in vacuum divided by 80. Matlab this means that when 2 point charges are placed some distance apart in water, the force between them is reduced to 1/80th of the force between the same two charges placed at the same distance in vacuum. मतलब अगर हम किसी दो चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे, सो जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे that will be 80 times the force of the same charges at same distance in water. ठीक है, मतलब इस तरह से फोर्स चेंज हो सकता है between two charges depending on the medium in which the charges are placed. Okay, thus a material medium reduces the force between charges by factor epsilon r. It is its relative permittivity. While equation 10.5, we assume that the medium is homogeneous, isotropic and infinitely large. Okay, now आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही. डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. सो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको क्विकली रिवाइज करना चाहूंगा कि आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है इन दिस चैप्टर. वैसे तो आपके बाकी के मतलब सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बेसिक मतलब पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको उन पे फोकस करना ही है. सो व्हाट आर दोज? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है सो दैट इज ओके. इससे पहले जो है एडिटिव नेचर, ये तो कुछ मतलब बताने की चीज नहीं है, ये तो आराम से याद रह ही जाएगा. उसके बाद में फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी आपको अच्छे से पता है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका भी आपको कंसेप्ट अच्छे से मालूम होना चाहिए. नाउ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, सो आपको ये बात पक्की ध्यान में होनी चाहिए कि forces between two charges is directly proportional to the multiplication of magnitudes and inversely proportional to the distance, square of distance between them. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद में ये फॉर्मूला हमने बनाया, k is the constant of proportionality. उसके बाद में हमने स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ निकाला, उसमें हमने फोर्स इन अ मीडियम या फिर एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा. ओके, उसके बाद में हमने परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन 0 क्या होती है वो देखी, और उसके बाद में हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ये भी देखी. सो ये 3 चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जो अगला हमारा लेक्चर है वो आपको आसान जाएगा, ठीक है. सो इट इज 8:30 PM and
इट इज टाइम टू से बाय बाय। आपने जो कुछ भी फॉर्मूलाज लिखे हैं या फिर आप लिखेंगे तो उसको लिख के होमवर्क एज अ होमवर्क अपलोड कर दीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल रहेगा, ठीक है। कल हमारा लेक्चर रहेगा 7:30 PM को ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। चलिए चलिए, लीव द क्लास।